हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय दिपरेल। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज अपन बात करेंगे अगला टॉपिक की, क्या, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ठीक है, तो अपन ने पिछली क्लास में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्या डीएनए रेप्लिकेशन बता दिया था। अब अपन आगे देखेंगे अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक सूचना का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए की एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक सूचना किसमें, आरएनए में जाती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यह भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन यानी कि एडेनिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्म करता है। अपन ने देखे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन में एडेनिन किसके साथ, थाइमिन के साथ जुड़ रहा था। अब इसमें क्या होगा, एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, क्षार युग्म बनाता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप लेता है। प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों के प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होते? अगर अपन जैसे देखें, डीएनए के दोनों स्टैंड है, दोनों स्टैंड से नया आरएनए क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर दोनों स्टैंड से नया आरएनए बनेगा तो आरएनए के जो बेस पेयर होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा डायग्राम से। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। और इसका ये क्वेश्चन है कि डीएनए के दोनों स्टैंड से क्या आरएनए क्यों नहीं बनता? क्योंकि आरएनए सिर्फ एक ही स्टैंड से बनता है, किससे? टेम्पलेट स्टैंड से। उसमें भी होते हैं कोडिंग स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड, वो आपको आगे बताता हूं मैं क्यों नहीं होता। इसका साधारण सा उत्तर है, प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। दोनों स्टैंड टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनमें विभिन्न अनुक्रम वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। जो प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो अम्ल है उनका क्रम कैसा होगा? भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करता है तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। इसका कहने का मतलब है कि डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करे, डीएनए का एक ही पार्ट दो अलग अलग प्रोटीन बनाए, तो उससे क्या जटिलता उत्पन्न होगी। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणु जो एक दूसरे के पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा। जबकि आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंड होगा। अगर दोनों स्टैंड से आरएनए बने तो क्या हो जाएगा? डबल स्टैंड। दोनों स्टैंड से दोनों डीएनए के जो दोनों स्टैंड है उससे क्या आरएनए बने एक एक से, तो क्या आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, जिससे क्या दिक्कत होगी, आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है। जो आरएनए बना इससे क्या आगे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो उससे आगे चल के क्या अपन प्रोटीन नहीं बना पाएंगे और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ जाता है। इससे अपन ने जो इतनी मेहनत की वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी अपनी। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अनुलेखन इकाई। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अनुलेखन इकाई, डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अपन डायग्राम से आगे देखेंगे। ये कुछ इस तरह से होता है। ये पी प्रमोटर, ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन और इसके आगे ये हो जाएगा क्या अपने पास? टर्मिनेटर। ये एस। तो कौन कौन हो गया? प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, समापक यानी टर्मिनेटर। ये तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन है डीएनए के डबल स्टैंडर्ड का ही भाग है। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवत्व की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर
आरएनए पॉलीमरेज, अपन ने वहां पे क्या पढ़े थे डीएनए एप्लीकेशन में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे क्या है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बहुलकन केवल एक दिशा, यानी कि जो नया आरएनए बनेगा सिर्फ एक दिशा में बनेगा, किधर से, 5' से 3' की ओर उत्प्रेरित होते हैं। जो नया डीएनए किधर बनेगा, 5' से 3' की ओर बनेगा। वज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3' से 5' 3' से 5' की ओर हो, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। तो आप समझ जाइएगा, एक क्या टेम्पलेट सिर्फ एक डायरेक्शन में बनेगा 5' से 3' और उसमें डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, जैसे अपने पास टेम्पलेट स्टैंड क्या होना चाहिए 3' से 5' की ओर, ठीक है, जब नया डीएनए अपना 5' से 3' की ओर बनेगा, इसलिए टेम्पलेट वज्जुक कहलाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, जिसकी ध्रुवत्व क्या होती है 3' से 5' की ओर। दूसरी लड़ी जिसमें 5' से 3' व अनुक्रम आरएनए जैसा होता है, थाइमिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है। ओके, जो नया नया आरएनए बनेगा उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा, डीएनए में क्या होता था, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा आरएनए, डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में क्या यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा जो नया बनेगा, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह वज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूट लेखन नहीं करता है, कूट लेखन वज्जुक कहलाता है। ओके, एक टेम्पलेट स्टैंड होता है, एक कोडिंग स्टैंड होता है। जो कोडिंग स्टैंड होता है वो सेम कैसे होता है, आरएनए के समान होता है। जो अपना नया आरएनए बनेगा ना उसके समान होगा, सिर्फ उसमें क्या होगा, जैसे नया आरएनए बना उसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो इस स्टैंड को क्या बोलेंगे अपन, कूट लेखन यानी कोडिंग स्टैंड, यानी कि ये जो नया आरएनए बना सेम उसी की तरह, सिर्फ उसमें क्या एक बेस पेयर थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना, कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड किसे कहे, टेम्पलेट स्ट्रेट उसे कहेंगे, टेम्पलेट स्टैंड उसे कहेंगे जिसमें 3' से 5' की ओर क्या हो, ध्रुवत्व हो, और बाकी नया किधर को बनेगा, कौन सी डायरेक्शन में, 5' से 3', ठीक है। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई में भाग है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के भाग है, कूट लेखन वज्जुक से बने हैं। ओके, समझ गया, कूट लेखन वज्जुक से बने होते हैं। अपन जैसे देखो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ये किसके आधार पे उनको नाम दिया गया, अगर जो कूट लेखन स्टैंड के आधार पे, कूट लेखन स्टैंड का अगर इधर 5' है तो 5' जैसे 5' है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर, और 3' साइड है उसको टर्मिनेटर बोलेंगे, उसके आधार पे। इसने कहा क्या, सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई का भाग है, कूट लेखन वज्जुक से बने होते हैं। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रमों को नीचे दिखाया गया है। ओके ओके ओके, ठीक है, अपन देखते हैं। 3' ये टेम्पलेट स्टैंड हो गई, ठीक है, जो भी है उसमें टेम्पलेट स्टैंड, कूट लेखन स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड मैंने बताया कि 3' से 5', तो अपना नया डीएनए किससे, इसी से बनेगा। 5', ये 3' डायरेक्शन है, यहाँ से 5', तो ये नया बन जाएगा अपना नया डीएनए इस तरह से। ओके, और तो ये क्या है, कोडिंग स्टैंड है, यानी कि कूट लेखन स्टैंड है, कूट लेखन वज्जुक स्टैंड। तो इसी के आधार पर अपन नाम देंगे इसको, जैसे मैं आपको बता दूं, इधर देखिएगा थोड़ा, ये अपने पास 2 स्टैंड है, ठीक है, ये 2 स्टैंड है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 3' 5', तो ये स्टैंड को अपन क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड, क्योंकि जो इससे जो नया आरएनए बनेगा सेम इसके जैसा रहेगा, सेम इसके जैसा रहेगा, सिर्फ यहाँ पे थाइमीन रहता है तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये इसका कहने का मतलब था। आगे चलते हैं अपन अब। उपरोक्त डीएनए से अनुरेखित आरएनए के अनुक्रमों को क्या आप लिख सकते हो, बिल्कुल। उपरोक्त डीएनए से, ये जो अपन ने अभी डीएनए दिखा अपन को, इससे जो नया आरएनए बने उसका अनुक्रम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थाइमीन की जगह सिर्फ क्या लगाना है, यूरेसिल, याद रखना, ठीक है। उन्नायक व समापक, यानी कि ये उन्नायक को क्या बोलते हैं, प्रमोटर व टर्मिनेटर तथा किनारे पर स्थित स्ट्रक्चरल जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं, उसका पार्ट है, बिल्कुल।
संरचनात्मक जीन के स्ट्रक्चरल जीन के 5' किनारे पर इसका संदर्भ कूट रेखन रज्जु के ध्रुवत्व के संबंध में है। ओके ओके, 5' किनारे पे उन्नायक यानी प्रोमोटर स्थित होता है। समझ गए क्या? ये अपन ने डीएनए बनाया नया। ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। इसका कहने का मतलब है कि संरचनात्मक जीन के 5' किनारे पर जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके 5' एंड पर, यहाँ पे अपन ने 3' और 5' दिया था, ये क्या टेम्परेट एंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 5' 3', तो अपन कोडिंग स्टैंड के हिसाब से नाम दे रहे थे। स्ट्रक्चरल जीन के 5' किनारे पर इसका संदर्भ कूट रेखन रज्जु टेम्परेट स्टैंड से, ये टेम्परेट स्टैंड की बात कर रहा है, इसके बेस पे उसके 5' किनारे पर उन्नायक यानी कि इसके 5' एंड पे ये क्या प्रमोटर स्थित है। बिल्कुल, यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। ओके, प्रमोटर से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुरेखन इकाई में स्थित प्रमोटर टेम्परेट व कूट रेखन रज्जु का निर्माण करता है। अनुरेखन इकाई में स्थित प्रमोटर यानी कि ये प्रमोटर है, यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, टेम्परेट व कूट रेखन रज्जु का निर्माण करते हैं। इससे क्या टेम्परेट स्टैंड अलग हो जाएगा और अपना क्या कोडिंग स्टैंड अलग हो, इसका निर्धारण होता है कि कौन टेम्परेट स्टैंड है कौन कोडिंग स्टैंड है। ठीक है, समझ गए ना? कोडिंग स्टैंड वो हो जाएगा कौन सा 5' से 3' वाला, और टेम्परेट स्टैंड 3' से 5' वाला, इतना समझ जाओगे आप तो। और अनुरेखन इकाई में स्थित टेम्परेट उन्नायक यानी कि प्रमोटर टेम्परेट व कूट रेखन रज्जु यानी कि टेम्परेट और कोडिंग स्टैंड के का निर्धारण करता है। समापक कूट रेखन टर्मिनेटर कोडिंग स्टैंड के 3' किनारे। बहुत बढ़िया, कोडिंग स्टैंड के 3' किनारे, ये अपनी कोडिंग स्टैंड है ये वाली, इसके 3' एंड पे क्या होता है टर्मिनेटर होता है। ठीक है, टर्मिनेटर होता है। अनुप्रवाह, आपको अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह बताया होगा, नहीं बताया, इसमें प्रतिप्रवाह कहीं बताया नहीं बताया, मैं बताऊंगा आपको। अनुप्रवाह पर स्थित होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। इससे अनुरेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है। इससे क्या होता है आरएनए यानी कि जो आरएनए बन रहा है उसके समापन होता है। किससे? टर्मिनेटर से। अपन इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे भी। इसके अतिरिक्त तो उन्नायक के प्रतिप्रवाह, अभी वहां पे अनुप्रवाह आया था, प्रतिप्रवाह यानी कि ये क्या है प्रतिप्रवाह डाउन स्ट्रीम और ये अनुप्रवाह अप स्ट्रीम। ये अच्छे समझाता हूँ मैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ये आपको कोडिंग इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसके इधर डाउन स्ट्रीम और इसके इधर साइड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, ये हो गया कि अपने पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम उसने क्या कहा कि अपनी जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 3' एंड के अप स्ट्रीम में टर्मिनेटर होता है, उसके इधर क्या टर्मिनेटर होता है, इधर क्या होता है प्रमोटर होता है। उसका कहने का मतलब ये। ठीक है, अनुप्रवाह इसके अतिरिक्त उन्नायक प्रमोटर प्रतिप्रवाह डाउन स्ट्रीम व अनुप्रवाह की तरह नियामक अनुक्रम होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। ओके, जब अपन जीन अभिव्यक्ति पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। तो ये डायग्राम समझ आया नहीं आया आपको? 3' स्टैंड है, 3' से 5' एंड, ये हमेशा क्या होगा टेम्पलेट के रूप में कार्य करेगा, और 5' से 3' वाला हमेशा कोडिंग स्टैंड, यानी कि ये हमेशा ये याद रख लेना, ये हमेशा क्या नया आरएनए बनाएगा, टेम्पलेट स्टैंड नया आरएनए बनाएगा। और जो नया आरएनए बनेगा वो किस तरह से किसके जैसे होगा कोडिंग स्टैंड के जैसे। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होगा, एडेनिन की जगह अपने पास वो थाइमिन की जगह इसमें, यानी कि इसमें क्या थाइमिन है, इसकी जगह इसमें क्या आ जाएंगे यूरेसिल आ जाएंगे। जो नया अपन ने आरएनए बनाया इसमें सिर्फ यूरेसिल आ जाएगा, सिर्फ उसकी जगह। ठीक है, थाइमिन की जगह, सिर्फ इतना डिफरेंस है बस। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। अनुरेखन इकाई व जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या है? वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल
एक इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं। बिल्कुल जीन डीएनए में ही स्थित होते, कोई संदेह की बात ही नहीं है। जीन को डीएनए अनुक्रम के दो शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करता है। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है, साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं। डीएनए अणु को एक दूसरे टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं। उनमें भी जीन परिभाषित होते हैं, ठीक है। परिभाषा के अनुसार समपार्सिस्ट्रॉन डीएनए का भाग है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट रेखन करता है। ओके, अनुरेखन इकाई में संरचनात्मक जीन मोनिसिस्ट्रॉनिक अधिकतर सुकेंद्रिक। एक क्वेश्चन याद रखना भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? प्रोकैरियोट की बात कर रहा है कि मोनिसिस्ट्रॉनिक होते हैं, और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कौन होते हैं? अधिकतर प्रोकैरियोट। यूकैरियोट कैसे होते हैं? मोनिसिस्ट्रॉनिक। और प्रोकैरियोट कैसे होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन पक्का है, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें। मैं आपको आगे बताऊंगा पॉलीसिस्ट्रॉन और मोनोसिस्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अपन अभी आगे देखेंगे, डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको। संबंधन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया समझाऊंगा जब बताऊंगा। सुकेंद्री यानी कि प्रोकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉन संरचनात्मक जीन मिलती है। मोनोसिस्ट्रॉन संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतरापित कूट रेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। अंतरापित यानी कि स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया की जाती है, इसमें अंतरापित कूट रेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। यूकैरियोट में जीन विखंडित होते, बिल्कुल। कूट रेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों में व्यक्तय कहते हैं। ओके, कूट रेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रम को व्यक्तय एक्सॉन कहते हैं। जिससे नया डीएनए बनता है उसको एक्सॉन कहते हैं, जिससे नहीं बनता उसको इंट्रॉन कहते हैं। मैं समझाता हूँ आपको इधर। जैसे अपने पास ये नया एमआरएनए बना, ये क्या होता है? खंडित होता है। इसमें तो कुछ भाग एक्सॉन होता है, कुछ इंट्रॉन होता है। ये मान लो एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट की, ध्यान रखना। ओ सॉरी, ये किसकी बात कर रहा है? यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन होता है, यानी कि पूरा डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। पूरा एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। अपन किसकी बात कर रहे थे? कूट रेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यक्तय एक्सॉन कहते हैं। व्यक्तय वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलते हैं। ओके, जैसे अपन मान लो अपने पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डीएनए है, इसमें दो पार्ट होंगे। कुछ से जिससे कुछ क्या होगा? एक्सॉन होगा, जिसमें इंट्रॉन होगा। अब कुछ भाग ऐसा होता है जो डीएनए बनाता भी नहीं है, जिसमें यानी कि जिससे आरएनए बनता भी नहीं है। तो अपने पास एक्सॉन इंट्रॉन निकल के ये क्या? एचएन आरएनए बनाए। अपन एचएन आरएनए से क्या करेंगे? इंट्रॉन को काट के फेंकेंगे, क्योंकि इंट्रॉन से नया प्रोटीन तो बनता नहीं है। तो इंट्रॉन को हटाएंगे, फिर उसके बाद एक्सॉन बचेगा। जो एक्सॉन होता है वो सिर्फ प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसमें यही कहा गया है। व्यक्तय अव्यक्तय से याद रखना। व्यक्तय यानी जो पार्ट से प्रोटीन बनेगा, अव्यक्तय जिससे नहीं बनेगा, द्वारा अंतरापित स्प्लाइसिंग होते हैं। अव्यक्तय मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। जो अपने पास एमआरएनए बनेगा ना, उसमें क्या इंट्रॉन नहीं होंगे, सिर्फ एक्सॉन होंगे। डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। स्प्लाइसिंग की जो प्रक्रिया है, क्या बोला इसमें? डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। ओके, जो खंडित जीन होती है ना, जैसे अभी अपने किसमें यूकैरियोट में मिलती है, वो क्या करती है? व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन के उन्नायक, प्रमोटर और टर्मिनेटर अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं। नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं।
इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का कूटरेखन नहीं करते हैं। नियामक जीन कहलाते हैं, लेकिन ये किसी भी आरएनए या प्रोटीन का कूटरेखन नहीं करते, नहीं बनाते हैं। आगे देखते हैं आरएनए के प्रकार व अनुरेखन का आरएनए के प्रकार व अनुरेखन का प्रक्रम। आगे देखते हैं अपन। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के, मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था कि प्रोकैरियोट में कितने 5 प्रकार के क्या डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे अपन आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अच्छे से, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूत आरएनए यानी कि आर आरएनए, दूत आरएनए, आर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अंतरण आरएनए, टी आरएनए। यानी कि कितने आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए 3 प्रकार के होते हैं किसमें, जीवाणु में। ठीक है, ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये तीनों आरएनए क्या है, कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। एमआरएनए क्या है, टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों को लाने व आनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। आरएनए स्थानांतरण यानी कि अपने पास एक डीएनए है, मान लो डीएनए में कुछ बनाने की क्या है, मैसेज है। ये मैसेज कौन लेके आएगा, एमआरएनए। ये डीएनए के एक स्टैंड में कुछ मैसेज है कि भाई आपको ये प्रोटीन बनाना है, ये इसमें छप गया, इसमें एमआरएनए में, ये इसमें छप गए, और यहाँ पे जाके एमआरएनए में मैसेज आ गया कि भाई आपको ये बनाना है। तो अमीनो अम्ल लेके कौन आएगा, टीआरएनए। जो जो अमीनो अम्ल लगेंगे वो लेके आएगा टीआरएनए, और यानी कि एंजाइम के रूप में भी कार्य कौन करता है, टीआरएनए। ठीक है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए का अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। ओके, 3 प्रकार के आरएनए हैं, कौन कौन से, आरएनए आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अब इसका कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोट है उसमें एक ही प्रकार का एंजाइम है जो तीनों आरएनए बना डालता है। आरएनए पॉलीमरेज एक ही प्रकार का जो क्या करता है, आरआरएनए बनाता है, टीआरएनए बनाता है और एमआरएनए बनाता है। इसका कहने का मतलब ये है, समझ गए। प्रोकैरियोट में आरएनए अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है, यहां तक हो गया था। आरएनए पॉलीमरेज होता है, केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। अपन अभी देखेंगे कि यूकैरियोट में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 3 प्रकार के, मैं आपको बताऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करता है। ओके, जो अपना आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, प्रमोटर से जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन का आरंभ करेगा। यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हैं। मैंने आपको जो बताया न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, उसका यूज कर एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है, अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। यह कुंडली को आगे खुलने व उसकी द्विजीकरण में सहायता करता है। जो एनर्जी उससे फॉस्फेट निकलते हैं उसको खोलने में, डीएनए को खोलने में और क्या करते हैं, द्विजीकरण में हेल्प करते हैं। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है, केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक टर्मिनेटर किनारे पर पहुंच जाता है तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का समापन हो जाता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन को उत्प्रेरित करता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से स्टार्ट करता है, इलोंगेशन प्रारंभन, दीर्घीकरण यानी इलोंगेशन, समापन यानी टर्मिनेशन को उत्प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है।
केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण यानी एलोंगेशन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक यानी कि प्रारंभन कारक व समापन कारक यानी टर्मिनेटर फैक्टर प्रारंभन यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापन कारक से जुड़ जाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है अस्थायी रूप से क्या करता है, सबसे पहले प्रारंभन कारक व फिर समापन कारक से जुड़ जाता है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। अगर वो प्रारंभन से जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज तो प्रारंभन होगा, और क्या होगा, टर्मिनेटर से जुड़ेगा तो समापन होगा। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। सबसे पहले क्या, सिग्मा फैक्टर, जो क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज है। सबसे पहले अपन, मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं, उसमें देखिए ये अपने पास डायग्राम, इसमें प्रमोटर है और टर्मिनेटर है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके क्या प्रमोटर साइड में जुड़ेगा। अपन मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज भी कितने, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, सिग्मा फैक्टर और रो कारक। ठीक है, सिग्मा फैक्टर होता है और इसमें कारक होते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर है, ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रमोटर से जुड़ेगा, और ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, नया आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो सिग्मा फैक्टर और किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ये डायग्राम हो गया, इसने यहाँ से जुड़ा, इसके बाद नया आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये नया आरएनए बनेगा और ये कहाँ, टर्मिनेटर पे आ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर से जुड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन, रो फैक्टर आता है टर्मिनेटर पर, रो फैक्टर आता है जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को एंड करता है। आगे देखते हैं अपन, जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो प्रोकैरियोट है उसमें जो अपन ने आरएनए बना उसमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, उससे डायरेक्ट प्रोटीन बन जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष जीवाणु में कोशिका विलय व केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि जो केंद्रक होता है वो किस में ही होता है, कोशिका विलय ने मैट्रिक्स में ही होता है जीवाणु में, लेकिन यूकेरियोट में ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं अपन, इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभन हो जाता है। प्रोकैरियोट में ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही नया आरएनए बना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड हुआ उसके बाद से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, एम आरएनए के बनते ही उससे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यूकेरियोट में ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं अपन क्या होता है। फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साथ साथ हो सकते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट में। अब बात करेंगे यूकेरियोट में। यूकेरियोट में 2 अतिरिक्त जटिलताएं हैं। केंद्रक अंगकों में मिलने वाले पॉलीमरेज के अतिरिक्त केंद्रक में कम से कम केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। बिल्कुल, जो न्यूक्लियस उसमें कितने, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले अपन ने क्या, जब मैंने आपको क्या डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रोकैरियोट में क्या बताया, 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज बताया था, और यूकेरियोट में 5 प्रकार के बताया जिनका कोई काम नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, यूकेरियोट में 3 प्रकार के कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इनके कार्यों को स्पष्ट विभाजन है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इनके तीनों के अलग अलग काम है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए, यानी कि ये क्या बनाएगा, आरआरएनए बनाएगा।
RRNA 18S 28S 5.8S को अनुरेखित करता है। ये तीन RRNA को बनाता है। जबकि RNA पॉलीमरेज थर्ड अंतरण यानी कि tRNA RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, tRNA बनाता है। tRNA 5S RRNA व snRNA छोटा केंद्र की RNA के अनुरेखन के लिए जिम्मेदार है। इसका कहने का मतलब है कि जो अपने पास क्या राइबोसोमल यानी कि पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट क्या है, RRNA बनाएगा, थर्ड क्या tRNA बनाएगा। और जो अपने पास क्या सेकंड बचा है वो एक ही बनाता है, कौन सा, mRNA। अब कैसे बनाता है आगे देखेंगे। mRNA और hnRNA कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज सेकंड। RNA पॉलीमरेज सेकंड दूत RNA यानी कि मैसेंजर RNA mRNA के पूर्ववर्ती रूप, इसके पहले क्या बनेगा, hnRNA बनेगा। उसको भी कौन बनाता है RNA पॉलीमरेज सेकंड। दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुरेखन में व्यक्तय अव्यक्तय दोनों मिलते हैं। अब अपने पास क्या, अपन ने DNA से RNA तो बना लिया, लेकिन उसमें दो स्ट्रैंड रहेंगे, व्यक्तय अव्यक्तय यानी कि एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों मिलेंगे। और मैंने अब भी आपको ऊपर बताया कि इंट्रॉन जो होते हैं उससे प्रोटीन नहीं बनता है, तो उसको अपन को काट कर अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रॉन को काट कर अलग करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सॉन है, जो एक्सॉन जोड़ के क्या mRNA बनाएंगे, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों उसको बोलेंगे क्या hnRNA। अब उससे जो बनेगा उसको mRNA। अव्यक्तय दोनों मिलते हैं और वह असक्रिय होते हैं, चूंकि यह एक प्रक्रम से गुजरता है जिसे संबंधन स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें अव्यक्तय इंट्रॉन अलग हो जाते हैं, जिसमें इंट्रॉन को क्या अलग कर दिए जाते हैं। वह व्यक्तय एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। जो इंट्रॉन होते हैं, इंट्रॉन को तो अपन निकाल देते हैं, जो एक्सॉन होते हैं वो फिर से जुड़ जाते हैं और क्या निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। hnRNA दो अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुच्छन, कैपिंग और टैगिंग से गुजरता है। कैपिंग टैगिंग में आपको भी बताऊंगा आगे। आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोराइड्स मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं अपन 7mg की कैप। ठीक है, आच्छादन यानी कैपिंग, पुच्छन यानी टैगिंग। hnRNA के 5' किनारे पर जुड़ता है। hnRNA के 5' किनारे पर मान लो अपने पास ये क्या है, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ये अपने पास क्या hnRNA बन गया। ये अपना क्या 5' एंड है और ये अपना 3' एंड है। इसका कहने का मतलब है कि 5' एंड के स्टार्टिंग में 7mg 7 गुआनोसिल मिथाइल की क्या कैप लगेगी, कैपिंग होगी, आच्छादन होगा। असाधारण न्यूक्लियोराइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट hnRNA के 5' किनारे पर जुड़ता है। पुच्छन यानी कि टैगिंग में एडेनिन समूह के 200 से 300 एडेनिन स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के 3' एंड पे जुड़ जाते हैं। ये क्या हो गई अपने पास, कैपिंग हो गई, कैपिंग। इसके बाद ये क्या है, टैगिंग। टैगिंग में क्या है, यहाँ पे 200 से 300 एडेनिन जुड़ जाएंगे, कितने, 200 से 300। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। कैपिंग में क्या होता है और टैगिंग में क्या होता है। कैपिंग में 7mg की क्या कैप लगाते हैं और टैगिंग में 200 से 300 अमीनो अम्ल एडेनिन जुड़ते हैं। अब आगे देखते हैं। पूर्ण संशोधित hnRNA को अब दूत RNA यानी कि mRNA कहते हैं। अब जो hnRNA है उससे अपन ने इंट्रॉन को काट के अलग कर दिया, जो उसमें एक्सॉन है वो जुड़ जाएंगे और उसको क्या बोलेंगे mRNA। ठीक है, ये सिर्फ किस में होता है, यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट में ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसी के लिए आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ। ये सब है जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। अंतरापी जीन, स्प्लिट जीन जिसमें खंडित एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतरापी जीन। संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है, जीनोम के पुराने रूप को व्यक्त करता है। व्यक्ति की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है। इसका कहने का मतलब है कि इंट्रॉन की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है और संबंधन प्रक्रिया में
आरएनए संसार की प्रभुत्ता को व्यक्त करता है। संबंधन की प्रक्रिया जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया है, आरएनए संसार की प्रभुत्ता को व्यक्त करते हैं। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। ओके, तो अपन ने ये क्या अभी देखी, क्या देखे अपन ने, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की सारी प्रक्रिया एक बार मैं आपको मेरे हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करें अपन ने, स्ट्रक्चरल जीन होता है, मैंने बताया कि आपको ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती है। सबसे पहले 3 जीन देखे थे अपन ने, 3 पार्ट देखे थे स्ट्रक्चरल जीन की, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। सबसे पहले क्या किया, प्रमोटर जीन में प्रमोटर साइड में आके कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ा, ये स्टार्ट करेगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन को। इसने स्टार्ट किया, यहाँ से क्या नया आरएनए बनेगा, ये नया आरएनए बना, और टर्मिनेटर में क्या आ जाएगा, रोग फैक्टर आ जाएगा, जो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को एंड करेगा। तो ये अपने पास नया आरएनए बन के आ गया। ये भी बना तो कैसे बना, इसमें भी 2 पार्ट है, इसको अभी mRNA नहीं बोल सकते डायरेक्ट, ये क्या है, HNRNA, ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ प्रक्रिया होती है, यानी कि यूकेरियोट में ये क्या खंडित होते हैं, इसके कुछ पार्ट में क्या, एक्सॉन इंट्रॉन, ये पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इंट्रॉन से नया प्रोटीन तो नहीं बनता, तो इसलिए इंट्रॉन को काट के हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, संबंधन, ठीक है। इसको हटाएंगे अपन, और इसमें क्या करेंगे, 7 mg कैप लगाएंगे। कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग 3 प्रक्रिया होती है HNRNA के बनने के बाद। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 mg कैप लगाएंगे, किसमें, जो अपने पास HNRNA बना उसमें। 5' एंड पे 7 mg कैप लगाएंगे, और 3' एंड पे 200 से 300 एडिनिन जोड़ेंगे, एडिनाइजेशन बोलते हैं उसे, या पूछेंगे ना, टेलिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, इसको अपन काटेंगे, इंट्रॉन को काट के अलग करेंगे, और लाइगेज एंजाइम से एक्सॉन को जोड़ देंगे, जिससे अपने पास नया mRNA तैयार हो गया। अब ये mRNA क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए रेडी है, इससे अपन प्रोटीन बना सकते हैं। अब प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया अपन आगे देखेंगे कि ये अपन ने क्या ट्रांसक्रिप्शन पढ़े, डीएनए से आरएनए बनाना, अब आरएनए से अपन प्रोटीन कैसे बनाएंगे, ये अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।